वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए जो भी तैयार स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। इसकी पूरी जो प्रोसेस है, अनुक्रमणिका है या डिटेल जो निर्देश है वो जारी हो चुके हैं। पिछले वीडियो मैंने इसकी शॉर्ट में जानकारी दी थी कि किस तरीके से ये कितनी तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क वगैरह ये इसके 2 से 3 पेज में दिए हुए हैं। डीएलएड के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। इसके अलावा परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया, प्रश्न पत्र कैसा होगा और पाठ्यक्रम क्या होगा, पूरी जानकारी इसमें मैं आपको दूंगा। अब इसकी जो वेबसाइट है पंजीयक pre-dled.in, ये नई वेबसाइट जारी की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 0151 और 2226570 ये है। अब इसमें और कुछ जो विशेष जानकारी है वो मैं आपको दूंगा कि सबसे पहले आवेदन पत्र की उपलब्धता है 19/8 से शुरू, यानी आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और परीक्षा शुल्क जमा कराने की तारीख 30/8 है, यानी 30 अगस्त तक है और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक है। तो ये विशेष बात है। इसके अलावा जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड संस्कृत या सामान्य जो 2012 है, इसमें जो न्यूनतम प्राप्तांक है कितने होने चाहिए प्रतिशत, तो सामान्य जो भी स्टूडेंट है जिनके 12वीं में 50% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 45%, दिव्यांग यानी जो 40% से अधिक विकलांगता वाले हैं उनके लिए 45%, और सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला, इनके लिए 45% जो ये न्यूनतम मार्क्स है 12वीं कक्षा में होने चाहिए। और इसके लिए एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप इस साल 12वीं में अध्ययनरत हैं तो आपको जब भी 12वीं पूरी हो जाएगी और परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा तब आपके कम से कम इतने % होने जरूरी है, ये आप विशेष ध्यान रखें। और वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक भी अंक कम नहीं स्वीकार्य होगा, यानी कि जैसे आपके 50% है तो आपके 49.9 भी स्वीकार्य नहीं होगा, आपके पूरे के पूरे आपके 50% अंक होने चाहिए। उसी तरह से 45 का मतलब पूरे 45 होने चाहिए। तो जैसे इसमें लिखा है कि 45 की जगह अगर आपके 44.99 है तो भी ये आप वैलिड नहीं होंगे, अयोग्य होंगे। इसका मतलब पूरे के 45 या पूरे जो 50% अंक होने जरूरी है। और जो आवेदक 2022 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में शुरू हुए हैं या हो रहे हैं वे भी आवेदन हेतु पात्र होंगे, किंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करनी होगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब डिटेल निर्देश नहीं आए थे तभी मैंने बताया था कि इस साल जो 12वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर पाएंगे। उनके जब भी ये काउंसलिंग वगैरह होगी तब तक रिजल्ट इनका आ जाना चाहिए और लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो आप 12वीं वाले स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म जरूर भरें। और आयु की जो सीमा 1 जुलाई 2022 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। और अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम है, जो आरक्षण के जो छूट के नियम है उसके अनुसार आरक्षण की छूट होगी और या एज में छूट होगी। आरक्षण भी नियमानुसार दिया होगा। ऑनलाइन जो आवेदन है वो पंजीयक pre-dled.in के माध्यम से किए जाएंगे। अब इसमें अभ्यर्थी अपने स्तर से आवेदन कर सकते हैं और शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। और सफलतापूर्वक भुगतान के बाद है आवेदन की हार्ड कॉपी है प्रिंट कर सकेंगे और किसी भी ई मित्र पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से शुल्क जमा करा सकते हैं। और सारा काम ऑनलाइन है, आपको हार्ड कॉपी कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए हाथ से भरे हुए या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। अब जो विशेष बात आप ध्यान रखें कि जब आप ई मित्र पे ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं तो अपने नाम की, पिता के नाम की, अपनी जो कैटेगरी है उसकी जो प्रविष्टियाँ हैं वो सही करवाएं। 1-2 बार अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। आवेदन शुल्क है वो सामान्य के लिए, पाठ्यक्रम के लिए 450 रुपये और दोनों पाठ्यक्रम के लिए यानी सामान्य या संस्कृत में से एक का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 450, और अगर आप डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 500 रुपये, यानी कि अगर आप 50 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आप दोनों के फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन संस्कृत के लिए आपके पास में संस्कृत होना जरूरी है और जो भी ये शुल्क है ये रिफंडेबल नहीं है, और आप जो भी ध्यानपूर्वक ही भरें क्योंकि ये फीस वापस नहीं मिलेगी। और सारे जो निर्देश है वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और हेल्पलाइन नंबर मैंने पहले बता दिया, इस पर आप अगर कोई समस्या है तो 10 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जो वेबसाइट है वो मैंने आपको पहले बता दी। अब जो इसके लिए एक तो आपको 100 KB का जो रंगीन नवीनतम फोटो है वो आपको चाहिएगा। अंगूठा निशानी है वो भी 100 KB में आपको एडिट करनी पड़ेगी और हस्ताक्षर है उसको भी अधिकतम 100 KB में आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है। और आवेदक अपनी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की जो अंक तालिका प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य जो भी कैटेगरी का प्रमाण पत्र है वो आवेदन करते समय अपने पास में रखें। और वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जिन्हें आवेदन है वो ऑनलाइन उपलब्ध है और खुद के कंप्यूटर से या ई मित्र से भर सकते हैं। और हम फोटो अंगूठा जो है इसको स्कैन करके आप तैयार रखें।
और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल के रखें। और काउंसलिंग के समय इसको जरूरत पड़ेगी। अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको कोई अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं भरें या अपनी देखरेख में सावधानीपूर्वक भराएं। यानी कि जैसे आप किसी साइबर कैफे या ई मित्र पे भरवा रहे हैं तो वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी 10वीं की जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपके नाम वगैरह है वो भरवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाम में 10वीं की जो नाम में स्पेलिंग में फ़र्क हो और आप जो ऑनलाइन भरे उसमें अगर फ़र्क हो तो आपके बाद में समस्या आएगी। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और परीक्षा केंद्र का चयन है उसी जिले की सूची में आवेदन पत्र में दी गई है और आपको ध्यान से उसको सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा जो वेबसाइट है PG.PREDLED.in, इस पर जो भी है सारी जानकारी उपलब्ध होगी। प्रवेश पत्र भी इसी के साइट पे जारी होंगे। अब इस कुछ विशेष नियम है कि समस्त प्रकार के विवादों का क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र बीकानेर न्यायालय रहेगा। और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के मापदंड अनुसार होना चाहिए। और प्रवेश के लिए आरक्षण राजस्थान सरकार के जो नियमानुसार होंगे। ये सामान्य जो नियम है वो सभी को पता है। उम्र है वो 28 से अधिक नहीं हो, लेकिन अन्य जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उम्र में जो छूट मिल जाएगी। राजस्थान के आवेदक को राजस्थान के मूल निवासी यानी बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जो राजस्थान के जो भी अधिकारी है SDM या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित जो है वो आपके यानी मूल निवास आपके होना जरूरी है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति शहरिया के लिए प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र वो भी होना जरूरी है और उसमें मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास होने का अलग से प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र उसमें मूल निवास का अंकन है कि आप इस जिले के निवासी हैं तो अलग से मूल निवास की आवश्यकता नहीं है। और OBC वगैरह का जो भी सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है क्रीमी लेयर नहीं होने पर। और लेकिन अगर शपथ पत्र देंगे आप तो उसको अधिकतम 2 साल एक्सटेंशन मिल जाएगा और 3 साल तक इसको आप काम में ले सकते हैं। EWS के भी राज्य सरकार का यही नियम है कि 1 साल तक वैलिड होगा और अधिकतम 2 साल तक आप शपथ पत्र देते हैं तो 2 साल तक और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कुल 3 साल तक इसको काम में ले सकते हैं। और विधवा महिला है तो उनको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र है वो भी देना पड़ेगा। ये सामान्य जो नियम है कैटेगरी के हिसाब से जो भी लागू होंगे वो इसमें है। काफ़ी विस्तार से ये दिए हुए है। ये पूरी जानकारी होगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में विलम्ब को देखते हुए उन्हें किया जाता है कि अपना बैंक खाता खुलवाए। यानी जब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, अभी जैसे 2020 के कुछ लोगों के अभी भी जो काउंसलिंग की जो फीस है 3000 रुपये की वो अभी तक नहीं आई है। तो उसमें गलती क्या है कि कुछ लोग जो अकाउंट नंबर है वो अपने परिवार का शो कर देते हैं या IFSC कोड गलत भर देते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरे उसमें आपके अकाउंट नंबर मांगेंगे तो कोशिश करें कि स्टूडेंट अपना खुद का खाता खुलवा ले और खुद के जो बैंक डिटेल्स है खास करके अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड है वो सही अंकित करें, ताकि काउंसलिंग के बाद में अगर आप फीस वापस प्राप्त करना चाहते हैं और आप आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपके उस समय तुरंत आपको जो रिफंड है वो मिल जाए। और जो कुल सीट के 2% अधिक सीटों अतिरिक्त ये काउंसलिंग है, ये एग्ज़ाम होने के बाद की बात है तो इसमें ज़्यादा अभी मैं इसमें नहीं बताऊंगा। अब जो परीक्षा की होगी वो निर्धारित केंद्रों पे होगी और 7 दिन पूर्व प्रवेश पत्र अपलोड होंगे और ये सारी जानकारी है आपकी परीक्षा से संबंधित है। अब इसमें पेपर क्या होगा तो प्रश्न की संख्या कितनी होगी और अंक कितने होंगे। तो आपके 50 अंक मानसिक योग्यता के होंगे जिसके 150 अंक होंगे, यानी 3 प्रश्न 3 नंबर का होगा एक प्रश्न। और राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 प्रश्न होंगे 150 अंकों के। और शिक्षण अभिक्षमता के भी आपके 50 जो प्रश्न होंगे 150 अंकों के। और इसके अलावा जो 10 सेक्शन है उसमें आपके 3 विषय होंगे, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। 20 प्रश्न अंग्रेजी के, 30 संस्कृत के और 30 हिंदी के। और वो 2-2 नंबर 3-3 नंबर के होंगे, यानी 20 प्रश्न यानी 60 अंक और 30 प्रश्न 90 अंक और 30 प्रश्न 90 अंक। इस प्रकार से कुल आपके 200 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर के 50-50-50 और ये 30-20 और ये 50 कुल मिलाकर के इसमें थोड़े ज़्यादा कुल 200 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। तो इसमें 60 और 20, 30 और 30, 60 और 20, 80 और 50-50 ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको मैं जब भी इसका कुछ अपडेट आ जाएगा या क्लेरिफिकेशन आ जाएगा तब इसको और डिटेल में आपको बता दूंगा। अब इसमें OMR संबंधी जो भी है ये परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसका जो सिलेबस होगा वो मेंटल एबिलिटी 50 प्रश्न होंगे, वो 150 अंकों के होंगे। जनरल राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 अंकों की होगी। और टीचिंग जो है एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिक्षमता जिसमें लीडरशिप वगैरह, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, सतत मूल्यांकन, संप्रेषण वगैरह ये 150 के अंक होंगे। और इंग्लिश का जो है 60 अंकों का, संस्कृत का 90 अंकों का। और अब जैसे इसमें
ये गड़बड़ नहीं है, ये यहाँ क्लियर हो गया कि जो केवल प्रारंभिक जो संस्कृत में पाठ्यक्रम है उनके लिए 90 अंक है, तो उनके लिए फिर दूसरा है जो हिंदी का पेपर है वो नहीं होगा। इसी तरह से हिंदी का जो होगा ये दोनों अथवा में है, तो यहाँ जो मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ गड़बड़ नहीं है, ये सही है। अब इसमें क्या है कि जिसके संस्कृत होगी उसकी हिंदी नहीं होगी, हिंदी होगी उसके संस्कृत नहीं होगी। अगर मान लो संस्कृत और हिंदी अंग्रेजी है तो 30 और 20 50 ये होंगे, और 50 50 50 200 अंक हो गए, प्रश्न हो गए। और अगर मान लो जिसके हिंदी है तो संस्कृत नहीं होगी तो हिंदी के 30 और अंग्रेजी के 20 50, और इस तरीके से है। तो यहाँ क्लियर हो गया, इसको कोई स्पष्टीकरण की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल था। लेकिन यहाँ इसमें यहाँ स्पष्ट अथवा लिखा हुआ है। अथवा का मतलब है या तो ये 90 नंबर होंगे आपके, संस्कृत है तो हिंदी नहीं होगी, हिंदी है तो संस्कृत नहीं होगी। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से ये सिलेबस था, और पूरी डिटेल जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी। और मैं यथाशीघ्र यानी कल ही एक स्टूडेंट का फॉर्म भर के उसका लाइव आपको वीडियो शो करूँगा। उसमें जो भी समस्या आ रही है वो भी आप कमेंट करके इस वीडियो में बता दें, ताकि मैं उस अगले वीडियो में इसको शामिल करने का प्रयास करूँ। आपकी कोई भी जिज्ञासा है इस संबंध में तो भी आप बता दें, ताकि मैं अगली वीडियो में इसके लिए विस्तार से आपको बता सकूं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के जो नेक्स्ट अपडेट में। तब तक जय हिंद, जय भारत।